चलिए जानते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरों को। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए पहले क्रम में देखिए, बिहार में चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका और आंगनबाड़ी सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी किए जाने का ऐलान कर दिया है। आंगनबाड़ी सेविका के मानदेय में 2000 जबकि आंगनबाड़ी सहायिका के मानदेय में 1500 रुपए की वृद्धि की गई है। आपको बता दें कि यह जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को खुद एक्स पर दी है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा कि बिहार में बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के पोषण एवं जीवन स्तर में सुधार करने में आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनकी इस भूमिका का सम्मान करते हुए हम लोगों ने उनके मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। अब आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 7000 रुपए से बढ़ाकर 9000 रुपए तथा आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 4000 रुपए से बढ़ाकर 4500 रुपए करने हेतु विभाग को निर्देश दिया गया है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में एक बार फिर मानसून की वापसी के आसार देख रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग की माने तो यह मानसून राहत से ज्यादा आफत ला सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में राज्य के कई जिलों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होगी और बिजली गिरने की घटनाएं भी बढ़ सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक इस मानसून सीजन में वज्रपात से 227 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पूर्वानुमान के मुताबिक 13 सितंबर तक बिहार में भारी बारिश और बिजली की चपेट में रहेगा। वही देखिए, पटना मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि 9 सितंबर से लगातार 7 दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। इसी दौरान जिलों में मध्यम से भारी और कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी और बिजली गिरने की घटनाएं होगी। लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की भी सलाह दी गई है। आगे बड़ी खबर में देखिए, अब घर बैठे आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करने की योजना जल्द ही शुरू होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूआईडीएआई की ओर से इस नई सुविधा को सफल बनाने के लिए सभी नोडल संस्थान के कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में पटना जीपीओ में यह सुविधा शुरू की जाएगी। पटना जीपीओ के डाकिया एवं अन्य डाक कर्मियों को आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे घर जाकर लोगों को यह सेवा प्रदान कर सके। यह पहल खासकर उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी जो रोजाना मजदूरी करते हैं और लाइन में लगने के कारण अपनी मजदूरी खो देते हैं। अब डाक विभाग के प्रशिक्षित कर्मचारी उनके घर पहुंचकर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करेंगे, जिससे लोगों को आधार सेवा केंद्रों पर लंबी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। सोमवार को पटना स्थित एक अन्य मार्ग से मुख्यमंत्री ने पिंक बस सेवा के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए 80 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि ये बसें केवल महिलाओं के लिए चलाई जाएगी। इससे पहले मई 2025 में इस सेवा का पहला चरण शुरू किया गया था, जिसमें 20 सीएनजी पिंक बसें शामिल थी। उनमें से 8 बसें वर्तमान में पटना शहर में सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। अब दूसरे चरण के साथ पिंक बसों की कुल संख्या 100 हो गई है, जिससे महिला यात्रियों को और अधिक सुविधा और सुरक्षा मिल सकेगी। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल ये बसें पटना के 5 प्रमुख रूटों पर चलाई जा रही है, जिसमें गांधी मैदान से दानापुर स्टेशन, गांधी मैदान से एम्स, नेहरू पथ, एम्स रोड और सगुना मोड़ शामिल है। इन रूटों पर चलने वाली बसें मगध महिला कॉलेज, पटना विमेंस कॉलेज, जेडी विमेंस कॉलेज, आईजीआईएमएस और अशोक राजपथ जैसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थानों और व्यस्त स्थानों को कवर करती है। इससे खासकर छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन सुविधा मिल रही है। बिहार में महिला रोजगार योजना की शुरुआत रविवार से हो गई है। योजना के ऑनलाइन पोर्टल के खुलते ही महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पहले दिन राज्य भर से 20 लाख महिलाओं ने आवेदन किया। वहीं अधिकारियों का मानना है कि अगले 1-2 दिनों में यह संख्या 70 लाख तक पहुंच सकती है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार से एक महिला को उद्यम शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। भुगतान इसी महीने से शुरू कर दिया जाएगा। वहीं 6 महीने बाद कामकाज की प्रगति के आधार पर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। वहीं पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एमएस ने बताया कि जिले के 5 लाख जीविका दीदियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम आदेश जारी करते हुए कहा कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करे और अपने अधिकारियों को इसकी जानकारी दे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के आधार कार्ड की प्रामाणिकता और वास्तविकता की जांच करना निर्वाचन आयोग और उसके अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आधार कार्ड केवल पहचान स्थापित करने का दस्तावेज होगा, इससे नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि कोई नहीं चाहता कि निर्वाचन आयोग अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची में शामिल करे।
राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी सह बिहार खेल विश्वविद्यालय परिसर में पहली बार आयोजित हीरो एशिया कप 2025 के विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को बिहार सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। वहीं भारतीय टीम के प्रत्येक सहयोगी स्टाफ को 5-5 लाख रुपए की सम्मान राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को अपने एक्स हैंडल पर इस आशय की सूचना पोस्ट की है। मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में कहा कि भारतीय हॉकी टीम ने विलक्षण जीत दर्ज कर पूरे देश को गौरवान्वित किया है। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों एवं सहयोगी स्टाफ के उत्साहवर्धन हेतु राज्य सरकार ने सम्मान राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। बिहार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6500 पदों पर पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द होगी। इससे संबंधित प्रस्ताव को शिक्षा विभाग ने सहमति दे दी है। इसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा अगले सप्ताह पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी। हालांकि पुस्तकालय अध्यक्ष के पद संबंधी रिक्तियां बीते सप्ताह ही जिले से आ गई थी, लेकिन सरकार के स्तर से तत्कालीन अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के विकास आयुक्त पद पर पदस्थापन और उनकी जगह डॉक्टर बी राजेंद्र को अपर मुख्य सचिव के रूप में तैनाती के चलते अधिसूचना संबंधी प्रस्ताव तैयार करने में देरी हुई। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य मंत्रिमंडल से पहले ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष के खाली पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से संबंधित पदों के बारे में आवश्यक जानकारी मांगी गई थी, जो आ चुकी है। बड़ी खबर में देखिए, जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जनता से बड़ा वादा करते हुए कहा कि दिसंबर 2025 से 60 साल से अधिक उम्र के हर पुरुष और महिला को 2000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। साथ ही जब तक सरकारी विद्यालयों में सुधार नहीं हो जाएगा तब तक 15 साल से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाने की फीस सरकार भरेगी, ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ सके। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इस साल बिहार की बदहाली की आखिरी दिवाली और छठ होगी। छठ के बाद रूपाली या पूर्णिया के युवाओं को 10 से 12 हज़ार रुपये की मजदूरी करने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार से बाहर गए ऐसे करीब 50 लाख युवाओं को वापस बुलाकर उन्हें यहीं पर 10 से 12 हज़ार रुपये का रोजगार दे दिया जाएगा। बिहार में इसी महीने यानी सितंबर के अंत तक 7480 विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ ही यह नियुक्ति इसी साल के अंत तक पूरा होने की संभावना है। इसके लिए विज्ञापन प्रकाशित करने की प्रक्रिया चल रही है। यह पद हाल ही में भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की तरफ से की गई कार्रवाई के बाद खाली हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विभाग की दी गई समय सीमा में 3295 कर्मी वापस काम पर लौट आए, लेकिन 7480 विशेष सर्वेक्षण कर्मियों ने हड़ताल नहीं तोड़ी। इसके बाद हड़ताल पर बने हुए संविदा कर्मियों की संविदा भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा समाप्त कर दी गई। साथ ही इसका आदेश जारी भी कर दिया गया। इसके अलावा संविदा समाप्त किए गए सभी कर्मियों के पदों को खाली घोषित करते हुए उन सभी पदों पर नियोजन के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने की प्रक्रिया शुरू की गई। पटना जंक्शन में भीड़ के दबाव को कम करने के लिए रेलवे अब एक और बड़ा कदम उठा रहा है। बता दें कि जंक्शन के पास होर्डिंग पार्क में बन रहा पैसेंजर ट्रेन टर्मिनल आने वाले समय में राजधानी को रेल संचालन का नया केंद्र बनेगा। करीब 95 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इस टर्मिनल में कुल 5 प्लेटफॉर्म होंगे। इसके पूरा होने के बाद जंक्शन से चलने वाले 80 लोकल ट्रेनों का संचालन यहां से होगा। यह ट्रेन से रोजाना लगभग 50,000 यात्री सफर करते हैं। इस बदलाव से जंक्शन पर मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों के संचालन को भी और अधिक सहज बनाने की योजना है। साथ ही आपको बता दें कि होर्डिंग पार्क टर्मिनल को एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से सजाया जाएगा। यात्रियों के लिए पर्याप्त टिकट काउंटर, सड़क से सीधा कनेक्शन, बड़ा पार्किंग एरिया और अंडरग्राउंड कनेक्टिविटी के जरिए प्लेटफॉर्म तक पहुंचने की सुविधा होगी। इससे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे तक जाना आसान होगा। स्टेशन परिसर को मल्टी मॉडल हब की तरह विकसित करने की योजना है, जहां से यात्री मेट्रो और अन्य परिवहन साधनों की आसानी से पहुंच पाएंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के औराई में बागमती नदी पर एक उच्च स्तरीय पुल का निर्माण होने जा रहा है। यह परियोजना 814 करोड़ 22 लाख 18 हजार रुपए की लागत से पूरी की जाएगी और इसमें पुल, पुलिया निर्माण, बाईपास निर्माण, उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्य भी शामिल है। इस परियोजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्चुअल माध्यम से करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पुल और सड़क निर्माण पूरा होने के बाद औराई से मुजफ्फरपुर की दूरी घटकर मात्र 30 किलोमीटर तक रह जाएगी। वर्तमान में यह दूरी रून्नी सैदपुर से होते हुए लगभग 55 किलोमीटर है। ऐसे में यह पुल न सिर्फ यातायात को सुगम बनाएगा बल्कि समय और ईंधन की भी बचत करेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार आने वाले हैं। इसी दौरान बिहार के कई तरह की सौगात देने वाले हैं। इसी कड़ी में जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक बिहार में 4 ट्रेनों की सौगात मिलने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया से 4 ट्रेनों के परिचालन का शुभारंभ कर सकते हैं। इसमें जोगबनी दानापुर वंदे भारत, मुजफ्फरपुर हैदराबाद अमृत भारत,
सहरसा अमृत भारत और जोगबनी से इरोड अमृत भारत शामिल है। इसमें वंदे भारत और 2 अमृत भारत एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर होकर गुजरेगी। इसके अलावा जोगबनी से इरोड के बीच भी एक अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन होगा। बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसके साथ ही महागठबंधन ने सीट बंटवारे को लेकर बड़ी बाधा पार कर आपसी सहमति बना ली है। इस गठबंधन के 2 प्रमुख और बड़े दलों राजद कांग्रेस ने तय किया है कि विजय मार्ग पर बढ़ने के लिए दोनों दल थोड़ा थोड़ा त्याग करेंगे ताकि नए साथियों को चुनाव मैदान में किस्मत आजमाइश का मौका मिल सके। बता दें कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन की समन्वय समिति के अध्यक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर मैराथन बैठक में यह फैसला हुआ कि दलों को वैसी सीटें मिलेगी जहां वे प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर देने में सक्षम होंगे। महागठबंधन की बैठक में आपसी सहमति के लिए इस निर्णय पर राजनीतिक के जानकार भी मानते हैं कि आपसी तालमेल और दरार की गुंजाइश को किनारे करते हुए महागठबंधन भाजपा और एनडीए के मजबूत नेटवर्क और वोट बैंक का मुकाबला हो सकता है। कांग्रेस और राजद के सूत्रों के अनुसार सीटों के बंटवारे का जो फॉर्मूला तैयार हुआ है उसके तहत रेस का सबसे बड़ा दल राजद होगा, जिसे करीब 135 से 136 सीटें मिलने का अनुमान है। इन्हीं सीटों में करीब 10 से 11 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा और रालोसपा को दी जाएगी। दूसरे पायदान पर कांग्रेस होगी, जिसे 50 से 52 सीटें मिलने की बात आ रही है। कांग्रेस के हिस्से की कुछ सीटें वाम दलों को जा सकती है। चर्चा है कि 3 वाम दलों को मिलाकर 34 सीटें मिल सकती है। वहीं मुकेश सहनी की पार्टी इस बार महागठबंधन का हिस्सा है, उसे भी 18 से 20 सीटें दिए जाने की बात सामने आ रही है।